मिसालें बेपनाह दी जा सकती हैं, चाहे वो दौर साकिब निसार साहब का था, चाहे उसके बाद गुलजार साहब थे, आसिफ सईद खोसा साहब थे और अब ये बदयाल साहब थे। तो जिस तरीके से कानून का खिलवाड़ हो रहा था या कह लीजिए खून हो रहा था इंसाफ का, वो अहद यूँ लगता है कि अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है और वो स्याह तारीख जो लिखी गई थी उसको धोने का कह लीजिए आगाज़ होने जा रहा है, या उस स्याह दौर की या स्याह फैसलों की तदफीन का सफ़र शुरू हो गया है। तो इसलिए मैं बुनियादी तौर पर बहुत खुश हूँ। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो बंदियाली अदलिया का अहद था उससे कौम को निजात मिल गई है। आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़ाती मुफाद की गर्ज से और ख्वाहिशात पर जो फैसले हुए उसने हमारी हालत ये कर दी कि हम दुनिया की आलमी रैंकिंग में 137वें नंबर पर मौजूद हैं। क्या ये बहुत बाइस फ़ख्र बात है हमारे लिए? एक ऐसा मुआशरा जो ख़ुद को इस्लामी कहता है, जहाँ शरीयत के कानून नाफज हैं, उसका हाल ये हो अगर इंसाफ के हवाले से, तो ये शर्मनाक बात है। दूसरा एक और इसका पहलू ये है कि 5 का एक टोला था जिसको मैं अभी आइडेंटिफाई कर देता हूँ कौन हूँ, जो काजी फ़ाइज़ ईसा को एक काफ़ी अरसे से रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसकी अल्टीमेट सूरत तब सामने आई जब एक रेफरेंस जो है वो सदर अलवी साहब ने फाइल किया, जो जुडिशल काउंसिल के पास भेज दिया था। 5 का टोला कौन थे? 5 के टोले में एक तो सदर अलवी साहब थे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त के खान साहब, फिर जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे एंड ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस साहब खुद थे। इन्होंने किस कदर गंभीर साजिश की और किस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा को उनकी बेगम साहबा की तज़हीक की गई, वो मेरे ख्याल से वो मंज़र भूलने नहीं चाहिए, वो हमें याद रखने चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज जब वो हलफ उठा रहे थे उसी प्रेसिडेंट के सामने, तो उन्होंने ही मेड इट ए पॉइंट टू इनवाइट हिज वाइफ एंड आस्क हर टू स्टैंड ऑन हिज साइड। ये मंजर भी इन आंखों ने देखा। इसको कहते हैं मुकाफ़ात अमल। देखिए कुरान में भी ये लिखा है कि जो इंसान साजिश बुनते हैं या साजिश करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात भी एक तदबीर कर रही होती है। तो आप ये देख लीजिए कि जिन्होंने एक शख्स को हटाने की कोशिश की वो पांचों के पांचों रास्ते से हट गए हैं। ये भी हमारे सामने इसकी मिसाल है। और यही इसी दुनिया में ये मुकाफ़ात अमल जो है ये इसी दुनिया का है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली बात ये कि एक हम जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट का इजलास होता था या यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती थी, फुल कोर्ट की बड़ी तक हमने बाज़गश्त सुनी है। जितने भी आइनी मामला जात थे या सेंसिटिव मामला जात पे थे उस पर कहा गया कि भाई खुदा के लिए फुल कोर्ट बना के इसको सुन लें, लेकिन वो चूंकि अपनी ज़ात से ऊपर देखने के आदी नहीं थे, लिहाजा उन्होंने ये मुतालबा नहीं माना। 8-9 जजेस तक बना दिए गए बेंच, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। और उसका नतीजा क्या निकला कि एक तो उनके फैसलों पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि मर्जी के 3 जज बैठ के या 5 जज बैठ के जो फैसला करेंगे। याद नहीं है आपको पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने का हुक्म दिया था, हो गए। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि चीफ इलेक्शन कमीशन आके पेश हों, मिले मुझसे, हो गया पूरा। फिर फैसलों की वक़्त भी तो वही रह जाती है ना। अब बुनियादी सवाल ये है कि ये 184(3) है क्या? मैं ना इसको अपने साथ निकाल के लाया। अच्छा बुखारी साहब, ये तो आप इख्तियारात की बात हो गई, आज समात की बात हो गई। सबसे पहले जो मैंने अभी इंट्रो में भी जिक्र किया था कि आज आते साथ ही जिस तरह से चीफ जस्टिस ने बिहेव किया, क्या मैसेज दिया उन्होंने? क्या ये कोई गुड ओमेन है? क्या एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है? उसमें हम हमेशा ऑस्टेरिटी की बात सुनते आए हैं। सक्सेसिव रिजीम्स ने कहा हम वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। उन तमाम तर सियासी नारों को ट्रांसलेट इनटू रियलिटी करने का सेहरा भी काजी फ़ाइज़ ईसा के सर जाएगा। जिस तरीके से आज उन्होंने अपने स्टाफ को एड्रेस किया और उसके दौरान जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि ये जो लोग साइल बन के हमारे पास आते हैं ये हमारे मेहमान हैं। कोई बड़े दावे नहीं किए, कोई बड़े वादे नहीं किए, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बस इनको मेहमान समझना शुरू कीजिए और इनकी इज्जत कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के बड़े नारे होते हैं। ना उन्होंने बड़ी गाड़ी ली, ना उन्होंने प्रोटोकॉल लगवाया, ना उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। इट्स ए गुड ओमन। अच्छी बात कहते हैं ना कि दुश्मन भी करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ही सेट एन एक्सीलेंट प्रेसिडेंट कि जिस किस्म के हमारे हालात हैं, हमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक तबाही का सामना इसलिए करना पड़ता है कि हमारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर
देन द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये बदकिस्मती की बात नहीं है कि हमारी हुकूमतों के अल्ले तल्ले ही खत्म नहीं होते। बिल्कुल ऐसा। मेरे ख्याल से ही हैज सेट ए मॉडल, ही हैज सेट एन एग्जांपल कि दिस इज हाउ इट शुड गो। नाउ सेकंड मेरा सवाल ये है कि कुछ अरसे में जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि जो चंद जजेस थे उन्होंने जिस तरह से जुडिशरी का मयार एक सेट किया, तो उसके बाद जब हमने आज ये देखा कि किस तरह से जो पहली समाअत थी चीफ जस्टिस साहब की, नए चीफ जस्टिस साहब की, उन्होंने बराह रास्त नशर करने के लिए कहा और बराह रास्त नशर की भी गई, तो उसके बाद क्या आप समझते हैं कि क्या वो जो अदलिया के एक तकद्दुस की बात की जाती थी, रिस्पेक्ट की बात की जाती थी, तो इससे क्या अदलिया का जो तकद्दुस है वो मजरू नहीं हुआ, कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ इस बराह रास्त नशर करने से? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम हमेशा ना गेस वर्क करते थे। अदालत में आज ये हुआ, टीवी के ऊपर एनालिस्ट बैठ जाते थे, वो जज का मतलब ये था, वो वकील ने ये कहा नुक्ता, उसका पॉइंट नहीं, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है। यानी एवरीबडी हैज हर्ड एंड सीन व्हाट्स हैपनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल से जो हम एग्जांपल्स दिया करते थे कि अमेरिका में चीफ जस्टिस की तैनाती जो है पब्लिक हेयरिंग के बाद होती है, इसी तरह से बरतानिया में, तो हम उनको मॉडल करार देते थे। तो आज मेरे ख्याल से वी शुड अप्रिशिएट दैट अ जेंटलमैन हैज सेट ए मॉडल इन पाकिस्तान आल्सो कि हियर इट इज सेंसिटिव मामला है, चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात की बहस हो रही है और वो कह रहे हैं कि आप मुझे एम्पावर करना चाहते हैं, मुझे एम्पावर नहीं होना है, आप मेरे हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, मत कीजिए। तो ये इतनी ट्रांसपेरेंसी जो है इख्तियारात को डेलीगेट कर देना, एब्सोल्युटली, यानी वो जो है वो लीडरशिप होने की वो जो निशानी है। मैं ये 184(3) इसलिए पढ़ना चाहता हूं। इट सेज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ पाकिस्तान कैन एक्ट ऑन इट्स ओन or on the application of any person with the condition that if the Supreme Court considers that any of the right mentioned in the fundamental rights chapter is violated and that right involves the public importance, only then you will take the suo motu action. आप देखिए कितनी क्लैरिटी है इसमें, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अच्छा, अब ये जो अमेंडमेंट आई है ये क्या कह रही है? जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है या अब तो लॉ है, ये कहता है कि हम कितन कोई मदाखलत नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एक आदमी के पास ये इख्तियार था इसको डाइल्यूट करके आप 3 पे कर लें, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 1 चीफ जस्टिस। कोई इंट्रूजन नहीं है, कोई बाहर का बंदा नहीं बिठाया है हमने। जो 2-3 जजेस ने जो बहुत स्ट्रांग बातें कही हैं उसका तज़किरा किए बगैर भी मैं नहीं रह सकता। जस्टिस जो अतर मनल्ला है उन्होंने 2 सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या कंपैरिजन है कि 15 जजेस जो नॉन इलेक्टेड हैं वो जो फैसला कर लें वो तो ठीक है, और वो जो हाउस है पार्लियामेंट है जहां इतने सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं इलेक्टेड, वो जो फैसला करें उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो गलत है। ये क्या खूबसूरत बात उन्होंने की। और एक और बात जो जिसने मुझे बहुत चौंकाया है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि बाहर के मुमालिक में चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने का कोई इख्तियार होता ही नहीं। ठीक है, अच्छा, इसका मिसयूज क्या हुआ? इसका मिसयूज हुआ एक तो ये कि आपने अपनी मर्जी के 2-3-4 जजेस तय कर लिए, हर बेंच में वो बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 11 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो फारिग थे, एक आध वेरी करता था और बाकी सेम रहते, बाकी वही 3। तो ये इन सारे इख्तियारात के ऊपर कदगन लगाने के लिए ये मेरे ख्याल से तरमीम लाई गई है, जिसको ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो इसमें कतन कोई खराबी नहीं है। अब आ जाइए जनाब आगे, हम इससे आगे चलते हैं थोड़े से। काजी साहब का इसरार ये है कि भाई मेरे हक में आवाज बुलंद ना करें आप, ये काम आप रहने दीजिए, मुझे इख्तियारात मेरे ख्याल से ये भी पहली मर्तबा है कि कोई चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को डाइल्यूट कर रहा हो और एंडोर्स कर रहा हो कि ये कानून जो है, उन्होंने ये कहा भी कि मुझे जो इख्तियार आइन देता है मैं उससे तजावज़ करना नहीं चाहता हूं और नहीं चाहता कि माजी की तरह से मैं भी अपनी मर्जी के बेंच बनाऊं, फुल कोर्ट नहीं लगानी तो नहीं लगानी। और एक बात उन्होंने और इम्पोर्टेंट कही कि आप मेरे पास आते हैं एक सवाल लेके, यानी पिटीशन लेके, मैं कहता नहीं लगाता, मैं कर ले, मेरा क्या करना है। उनका इसको ये पावर्स जो हैं जो मंतकी नहीं है, इनको कर्टेल किया गया है, तो फिर खराबी क्या है? ठीक है, अच्छा जी, अब अगली बात सुनिए। बुनियादी असूल ये है
बुनियादी बात यह है कि क्या इस तरमीम से सुप्रीम कोर्ट कमजोर हुई है या स्ट्रेंथन हुई है? द ऑब्वियस आइन आंसर की इज बालादस्ती हुई है या वेरी करेक्ट। ये दो सवाल बहुत अहम है। अच्छा जी,